हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 011 का जून 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1 का ई, एफ और जी नंबर। तो देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द नीड ऑफ MS एक्सेल सॉफ्टवेयर, लिस्ट एनी 4 फीचर्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये MS एक्सेल के बारे में पूछा है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है। तो ये हो गया एक टॉपिक। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने ये पढ़ के गया है तो आप ये लिख के आइए, आ जाइएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही समझना है। अगर आपसे मान लीजिए कुछ अलग भी पूछ देता है तो आपने MS एक्सेल के बारे में पढ़ लिया है ना कि इसका नीड क्या होता है, तो आप लिख दीजिएगा। पूछेगा व्हाट इज़ MS एक्सेल, तो आप इसका नीड लिख के आइएगा कि इन MS एक्सेल हम लोग डेटा मैनेज कर पाते हैं, कैलकुलेशन कर पाते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस पेपर को देखना है ना। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो पूछा है नीड क्या होता है, तो लिखे हम नीड ऑफ MS एक्सेल सॉफ्टवेयर। पहला, डेटा मैनेजमेंट, कैलकुलेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और ऑटोमेशन। तो देखिए क्या होता है डेटा मैनेजमेंट में, हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड मैनेज लार्ज सेट ऑफ डेटा एफिशिएंटली। MS एक्सेल आप लोग अगर कभी यूज़ किए ही होगे मेजोरिटी लोग। ठीक है, तो इसमें डेटा मैनेजमेंट होता है। आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा को भी आराम से हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं, एक साथ ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं। ठीक है, तो वही लिखे हम लोग, डेटा मैनेजमेंट कर लेना, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज लार्ज सेट ऑफ डेटा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन, अलाउज फॉर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो MS एक्सेल में कैलकुलेशन एकदम हार्ड कैलकुलेशन भी आप एक साथ कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूलाज होते हैं उसमें, उसको क्लिक करोगे एक साथ आपको ऐड करने को होगा। 1000 नंबर का भी होगा ना तो उसको तुरंत ऐड करके दे देगा वो, बिना किसी वक्त के। आपको उसका चार्ट बनाना है तुरंत बना सकते हो, तो वो सब हो सकता है। ठीक है, उसका कहते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, प्रेजेंट डेटा इन ईजी टू रीड टेबुलर फॉर्मेट। एकदम उसको ईजी टू रीड में, कोई भी डेटा अगर है तो उसको ग्राफ के रूप में दिखा देगा ताकि आप ईजी टू समझ पाए उसको, है ना। तो वो हो गया। उसके कहते हैं ऑटोमेशन। तो ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क, इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ऑटोमेशन यानी कि रिपीट करना, कोई अगर टास्क है जिसको आपको बार बार रिपीट करना है तो आप उसमें MS एक्सेल में उसको भी आराम से कर सकते हो, और जिसकी वजह से हम लोग का ओवरऑल जो इफ़िशेंट वे होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि और इफ़िशेंसी हो जाती है, बढ़ जाती है उसका। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने नीड ऑफ MS एक्सेल। ये भी क्वेश्चन शायद 4-5 मार्क्स का है, तो इतना लिखोगे काफ़ी है। उसके बाद पूछा है एनी 4 फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो देखिए 4 फीचर ऑफ MS एक्सेल सॉफ्टवेयर। पहला है स्प्रेडशीट ग्रिड। ठीक है, तो फीचर बताना है, तो MS एक्सेल में क्या क्या होता है वो बताइए। तो क्या होता है, अगर आप चाहते हो तो ऐसे लिखिए, या फिर क्या लिखोगे, ग्रिड स्ट्रक्चर, है ना। इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज इन कॉलम्स एंड रोज। अगर MS एक्सेल यूज़ किए हो तो पता होगा ना, कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं उसमें। तो वही लिखा है, फीचर में बता रहा हूँ उसमें। तो ग्रिड स्ट्रक्चर। उसके बाद है सेल फंक्शंस। ईच सेल कैन होल्ड डेटा, फार्मूलाज और फंक्शन, है ना। वो जो रोज़ और कॉलम्स होते हैं उसमें जो सेल होते हैं उसमें क्या क्या होता है, कोई भी डेटा हो सकता है, या कोई फार्मूला लगा सकते हो, या फिर कोई फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया स्प्रेडशीट ग्रिड। फिर है दूसरा फार्मूलाज एंड फंक्शंस। तो जैसा कि मैंने इसमें भी बताया था, कैलकुलेशन हो जाता है तो इसमें फार्मूलाज होते हैं, है ना, फंक्शंस होते हैं। तो देखिए मैथ ऑपरेशंस, तो सपोर्ट वेरियस मैथ फंक्शंस फॉर कैलकुलेशन। इसमें बहुत सारे मैथ्स के फॉर्मूला पहले से ही इनबिल्ट होते हैं, आपको बस यूज़ करना है, एवरेज निकालना हो, प्लस करना हो, है ना, तो वो तुरंत हो जाता है। फिर है लॉजिकल फंक्शंस। तो इसमें फंक्शंस भी कई तरह के होते हैं। अलाउ द क्रिएशन ऑफ लॉजिकल फंक्शन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो आप इसमें ऐसे खुद से भी डिसीजन मेकिंग, कोई अगर फंक्शन बनाना है तो आप वो क्रिएट कर सकते हो, लॉजिकल फंक्शंस। उसके कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। तो चार्ट्स एंड ग्राफ्स, पता ही है आप लोग को, यूज़ किए होंगे। तो चार्ट्स बन जाता है, आप कोई डेटा दोगे उसको, वो उसका चार्ट्स बना देगा। बार चार्ट बनाने बोलिए, कोई भी चार्ट बनाने बोलिए, वो बना के दे देगा। तो वही लिखें, प्रोवाइड्स डिफरेंट चार्ट टाइप्स फॉर विजुअलाइजिंग डेटा। उसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इनहेंस विजुअलाइजेशन विथ फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन सेल वैल्यूज़। और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के लिए भी हो जाता है, विजुअलाइज कर देता है, एकदम अच्छे से बढ़ा देता है, उसको फॉर्मेट कर देता है, एकदम अच्छे से दिखाता है हम लोग को। वो हो गया। उसके बाद है डेटा एनालिसिस टूल्स। तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो ईजिली शॉर्ट्स एंड फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अगर हम लोग को किसी तरह का सॉर्ट करना होता है वो भी कर लेते हैं, किसी चीज़ को फिल्टर करना होता है, यानी कि
कोई डेटा है, बहुत सारे डेटा, उसमें से कुछ डेटा अगर हटाना हो तो उसमें आपको बस उसको बता देना है कि कैसे वर्क कर रहा है, वो करके दे देगा। उसके बाद होता है पिवट टेबल्स, तो इनेबल्स समराइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ लार्ज डेटा सेट। ठीक है, तो ये टेबल्स भी बना देता है, क्या करता है, समराइज़ कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा डेटा जो है उसको समराइज़ करके एक छोटे डेटा में ला देता है, टेबल्स वगैरह बना देता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं फीचर्स। आप देखिए, इसको लिखने का तरीका आपका बिल्कुल भी अलग से हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट दिया, उसके अंदर 2 लिखा है, आप चाहते तो डायरेक्ट लिखते हैं इसमें ग्रिड स्ट्रक्चर, यानी कि, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं स्प्रेडशीट ग्रिड, और इसमें क्या करते हैं, ये सब लिख देते हैं इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज इन कॉलम एंड रो, और उसके बाद ईच सेल कैन होल्ड्स वैल्यू डेटा वगैरह। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर दूसरा में लिखते हैं फार्मूलाज एंड फंक्शन, उसमें लिख देते हैं कि इसमें मैथ फार्मूलाज होता है, सपोर्ट वेरियस मैथ फंक्शंस, उसके बाद लॉजिकल फंक्शन, और एंड अलाउ द क्रिएशन ऑफ लॉजिकल फंक्शन और डिसीजन मेकिंग। इस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, आप इसमें लिख देते हैं कि इसमें लोग चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, है ना। उसके बाद डेटा एनालिसिस, तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं डेटा को। तो इस तरह से आपका बिल्कुल लिखने का तरीका अलग हो सकता है। मैंने ऐसे बताया, आप इससे कम भी लिख सकते हो, ज़्यादा भी लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि आप समझ गए और मैंने यहाँ पे बता भी दिया कि आप कैसे लिख सकते थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ही। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का एफ। और अगर आप लोग को ये वाला PDF चाहिए होगा BCS 11 का जून 2023 का, तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए। फ्री PDF नहीं है, पेड PDF है। आप मैसेज करोगे, मैं ये PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। कैसे पे करना है मैं बता दूँगा वहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का F। तो पूछा है व्हाट आर नेटवर्क टोपोलॉजीज, एक्सप्लेन स्टार एंड बस टोपोलॉजी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ईजी है। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, तो टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये टोपोलॉजी क्या होता है ना, ये एक स्ट्रक्चर है नेटवर्क का, जिसमें बताता है कि कैसे जितने भी कंपोनेंट है नेटवर्क के अंदर, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिंपल, ये था टोपोलॉजी का मतलब। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब यानी कि क्या, नेटवर्क में जितने भी कंपोनेंट है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, वही हो गया टोपोलॉजी। बस इतना ही है। ठीक है, उसका देखिए, ये तो मैंने टाइप लिख दिया है, आप चाहेंगे सिर्फ इतना भी लिखोगे ना, फुल मार्क्स मिलेगा टोपोलॉजी के लिए। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, इतना लिखिए, फुल मार्क्स मिलेगा। उसके बाद देखिए, और आगे अगर मान लीजिए आपको और लिखने का मन है तो ऐसे लिख दीजिए, देयर आर 6 टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी विच आर, इसको याद कर लीजिएगा, बस, रिंग, ट्री, स्टार, मेस और हाइब्रिड। ये 6 तरह का हम लोग का टोपोलॉजी होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पूछा है स्टार एंड बस टोपोलॉजी के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी, इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। बस इतना। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है ना, कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो किसी एक हब या क्या बोलते हैं, सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्टेड होते हैं। और उसका देखिए नीचे मैंने ये डायग्राम भी दिखा दिया है। द सेंट्रल हब एक्ट्स एज अ रिपीटर फॉर डेटा फ्लो, मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल कनेक्टेड डिवाइस। और इसमें क्या होता है, ये जो हब है बीच वाला, यही क्या करता है, डेटा को फ्लो करता है रिपीटेड वे में, इसको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा, और डायरेक्शन भी यही तय करता है कि पहले इसको भेजेंगे, फिर इसको भेजेंगे, एक साथ 4 को भेजेंगे, वो सब इसका काम होता है हब का। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी है, तो इसमें आपको क्या करना होगा ना, जो भी टोपोलॉजी के बारे में पूछा है उसका सबसे पहले आपको ना फिगर बना के दे देना है। फिगर बना के देंगे, अगर 5 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स ऐसे ही दे देगा। ठीक है, क्योंकि आपने फिगर बना दिया है। और इसका दिया हल्का सा डेफिनेशन लिख दीजिएगा, देखिए कितना छोटा डेफिनेशन है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, खुद से बोलिए, ऑल डिवाइस कनेक्टेड होता है किसी एक हब से। ठीक है, और वो हब का क्या काम होता है, वही डेटा फ्लो करता है, वही डेटा को मैनेज करता है, वही डेटा का डायरेक्शन तय करता है। सिंपल। अब बस टोपोलॉजी के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, बस टोपोलॉजी इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी in which all the devices are connected to a single cable which is called the backbone of the network। यानी कि बस टोपोलॉजी देखिए ऐसे होता है। बस टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, वो कनेक्टेड होते हैं एक बैकबोन ऑफ द नेटवर्क, जिसे हम लोग टर्मिनेटर भी कहते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ टर्मिनेटर एट ईच एंड ऑफ द केबल। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, एक
टर्मिनेटर से कनेक्टेड होता है जिसमें सारा डेटा हम लोग का मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ये सामने दिख ही रहा है आपको, इसका फिगर एकदम आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। द नेटवर्क केबल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस, ठीक है। और ये जो केबल होता है यही होता है हम लोग का जितने भी डिवाइस का कम्युनिकेशन होता है, यानी कि समझ रहे हैं, यहाँ पे डेटा होगा सारा और ये इसको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से काम करता होगा। पहले इस पे गया डेटा, ये यहाँ से मान लीजिए शुरू हुआ है, तो एक टर्मिनेटर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, इन दोनों के बीच में एक बैकबोन ऑफ द नेटवर्क है, ठीक है, वो कह सकते हैं बैकबोन केबल। यही देख रहे हैं, द नेटवर्क केबल इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये जो नेटवर्क केबल है यही सब पे डेटा भेजता है, सिंपल, ठीक है। तो इसमें भी आपको बस फिगर बना देना, बस टोपोलॉजी, और उसके बाद में लिख देना है नेटवर्क विच ऑल द डिवाइस, मतलब जिसका कनेक्टेड होता है एक सिंगल केबल से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ द नेटवर्क, सिंपल, ठीक है। ये सब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आराम से समझ में जाओगे। तो ये था बस क्वेश्चन नंबर 1 का एफ। अब आइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जी, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट आर आईपी एड्रेसेस, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ एन आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस के बारे में पूछा है, तो आइए देख लेते हैं। आईपी एड्रेस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। इट इज़ अ यूनिक नंबर प्रोवाइडेड to every device connected to the internet network such as Android phone, laptop, Mac, etc. It is a 32-bit address written in 4 number separated by a dot. For example, 192.167.12.46. तो आपको IP एड्रेस, ये ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुने होंगे, आपको पता ही होगा। किसी भी चीज़ का जो भी आप इंटरनेट पे नेटवर्क पे यूज़ करते हो ना, उस सब का कुछ ना कोई IP एड्रेस होता ही है, चाहे वो आपका फ़ोन होता है या लैपटॉप होता है या मैकबुक होता है या कुछ भी होता है, सबका एक आईपी एड्रेस दिया जाता है इस पूरे इंटरनेट पे, ठीक है। अगर आप कोई वेबसाइट भी यूज़ करते हो तो उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है उस पूरे इंटरनेट पे। हम लोग तो मान लीजिए यूट्यूब के नाम से यूट्यूब को जानते हैं, लेकिन पूरा इंटरनेट पे, पूरा नेटवर्क पे वो यूट्यूब का भी एक आईपी एड्रेस होता है, जिसको पूरा नेटवर्क पे उस आईपी एड्रेस से यूट्यूब को जाना जाता है, ठीक है। तो वही है, पहले से पता होगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक यूनिक नंबर होता है, सबको अलग से मिलता है, सबका अलग अलग होता है, फॉर एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट नेटवर्क, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, जैसे कि फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, मैक हो गया। और ये क्या होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है, जो 4 नंबर में सेपरेटेड होता है बाय डॉट के साथ, जैसे एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन था, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बोला है कंपोनेंट ऑफ आईपी एड्रेस। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ IPv4 एड्रेस, तो देखिए IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 सेट्स ऑफ नंबर सेपरेटेड बाय पीरियड्स, ईच सेट ऑल्सो नोन एज एन ऑक्टेट प्रेजेंट्स एन 8-बिट बाइनरी नंबर। तो कंपोनेंट पूछा है, तो इसका एग्जैक्टली कोई कंपोनेंट तो नहीं होता है, लेकिन ये कैसे बनता है, मतलब आईपी एड्रेस कैसे दिखता है IPv4 एड्रेस, वो बताना है। तो जैसा कि मैंने इसमें भी बताया था कि ये रिटन इन 4 नंबर सेपरेटेड बाय अ डॉट, वही लिखे। एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 सेट्स ऑफ नंबर सेपरेटेड बाय पीरियड्स या डॉट, जो भी बोलिए। ईच सेट ऑल्सो नोन एज, यानी कि वो जो 4 सेट्स है उसको ऑक्टेट बोलते हैं, एक में 8 नंबर होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था ना ये 32 बिट्स का होता है टोटल, तो एक 8 का हुआ और ये 4 तरह का डिवाइडेड होता है, यानी 8 4 जा 32, ठीक है। उसका देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑक्टेट में, यानी कि पहला 8 डिजिट जो होता है, नंबर होता है, उसमें क्या होता है, नेटवर्क के लिए यूज़ होता है वो। तो रिप्रेजेंट द नेटवर्क ऑफ विच डिवाइस बिलोंग्स, ठीक है। नेटवर्क बताता है, वो पहला ऑक्टेट जो होता है वो बताता है कि किस नेटवर्क से है, ठीक है। मान लीजिए किसी का आईपी एड्रेस है, ठीक है, तो उसका जो पहला 8 डिजिट होगा वो बताएगा वो किस नेटवर्क से है, ठीक है। उसका देखिए डिटरमाइन द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस डिफाइनिंग द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। तो आपको इसको इतना ज़्यादा लिखने का है तो लिखिए, मैंने ये जो बताया ना ये पूरा कंप्लीट बताया हूँ, आप इसमें से कम लिख सकते हो या इसमें से और बहुत कम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कंपोनेंट में लिखेंगे फर्स्ट ऑक्टेट में क्या होता है, तो वो बताता है नेटवर्क कि किस नेटवर्क से, तो आप डायरेक्ट ये लिख देंगे रिप्रेजेंट द नेटवर्क टू विच द डिवाइस बिलोंग्स, बस इतना भी लिखते हैं ना, अच्छा मार्क्स मिलता। पर देखिए यहाँ पे क्या है, डिटरमाइन द क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, रेंज होता है, ठीक है। जैसे कि कंपोनेंट आईपी एड्रेस में रेंज होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी, ऐसे करके 5 रेंज होते हैं। और उसका देखिए क्लास ए में कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और 127 तक जाता है, ठीक है।
बी शुरू होता है 128 से 191, सी होता है 192 से 223, और ये क्लास डी जो होता है वो रिज़र्व होता है मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए, और ये जो क्लास ई होता है रिज़र्व होता है एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑक्टेट। आप सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी मिलेगा आपको अच्छा मार्क्स। उसके बाद है सेकेंड ऑक्टेट, यानी कि दूसरा ऑक्टेट जो होता है, पहला 8 पार्ट तो हो गया, अब दूसरा 8 पार्ट जो है उसके क्या होता है, वो क्या करता है, सबनेट होता है। डिफाइंस द सब डिवीज़न ऑफ द नेटवर्क known as a subnet, help manages and organize large network into smaller, more manageable segments। और ये जो सेकेंड एडमेंट्स होता है वो सबनेट की तरह काम करता है। वो क्या करता है, लार्ज नेटवर्क को स्मॉल कर देता है, स्मॉल भाग में कर देता है, ताकि उसको हम लोग आराम से मैनेज कर सकें। ठीक है, फिर होता है थर्ड ऑक्टेट। तो ये क्या होता है, डिवाइस ग्रुप। इसमें क्या होता है, स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ डिवाइस विद इन द सबनेट। ठीक है, तो ये सेकेंड सबनेट जो हुआ, मान लीजिए एक पूरा नेटवर्क है। ठीक है, तो आपको मान लीजिए एक रूम है जिसमें 50 कमरे हैं, तो वो तो हो गया ये फर्स्ट ऑक्टेट, यानी कि किस रूम का है, मतलब एक पूरा हम लोग के पास बंगला है। ठीक है, तो वो नेटवर्क हुआ, उसमें 50 रूम है। ठीक है, तो वो हुआ फर्स्ट ऑक्टेट, वो बताने के लिए कि इस बंगले में है। ऐसा और भी 50 बंगले हो सकते हैं, लेकिन अभी जो बता रहे हैं वो इस बंगले का है। ठीक है, सेकेंड ऑक्टेट क्या करता है ना, ये और वो 50 बंगले में से और कम कर देता है। ठीक है, कि भाई उस 25 रूम में तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये जो 25 रूम है इसी के अंदर मेरा ये नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड ऑक्टेट, डिवाइस ग्रुप। उसके बाद क्या करता है, स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ डिवीज़न विद इन द सबनेट। और ये क्या करता है ना, ग्रुप में बट कर देता है, यानी कि जो 25 बचा है ना उसमें से अब ग्रुप कर देगा, यानी कि 4, ये 25 का जो था ये भी 5 ग्रुप में बटा हुआ है। ठीक है, 5 5 5 करके। तो अब ये थर्ड ऑक्टेट बता देगा कि ये 5 जो आपने बांटा है ना, इस 5 में मेरा वैल्यू है। ठीक है, और ये फोर्थ ऑक्टेट एग्जैक्ट एड्रेस बताएगा, रिप्रेजेंट द यूनिक एड्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल डिवाइस विद इन द सबनेट। यानी कि ये जो फोर्थ ऑक्टेट है, यानी कि वो जो 5 रूम बचा है ना उसमें से बता देगा कि इस रूम में, ये जो रूम है इसमें मेरा ये वैल्यू पड़ा है। ठीक है, तो ये था अलाउ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डिवाइस ऑन दी नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको एकदम अच्छे से एग्जांपल देके भी समझा दिया है, और मैंने कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं लिखा है, एकदम आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, समझ गए हो आप कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये था आईपी एड्रेस के बारे में और उसका कंपोनेंट के बारे में। तो इस वीडियो के इतना ही। मैंने इसमें 1 का ई, एफ और जी बना के दे दिया है, और इससे पहले मैंने 1 का सभी क्वेश्चन बना के दे दिया है। तो अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो बाकी वीडियो भी देख लीजिएगा। ये PDF चाहिए तो मैंने बता ही दिया है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।